इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह वहां के मनोहर जितने भी दृश्य थे, सुंदर जितने भी दृश्य थे, सब लोग अपने आंखों में, कोई कैमरा में कैद कर रहा था। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। मेरे पाँव झंझन करने लगे थे। क्यों झंझन करने लगे थे? पर मन वृंदावन हो गया था, मन भूल गया था, गुम गया था वहां पे। भीतर जैसे देवता जग गए थे, मतलब ऐसा लगता था कि शरीर के अंदर देवता जग गया हो। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। मतलब मैं भी इस बर्फ के, पूरा बर्फ तो था ही, उस पर मैं लेट कर जन्नत भर को देख लूं अपने आप को। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे उस समय। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, लुमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। मतलब समझो, यहाँ पे मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था कि हम खरीद सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग वहां से खरीद के आए थे। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। मतलब वहां पर कोई भी दुकान नहीं था। सब चीज था लेकिन दुकान नहीं था, क्योंकि लोग केवल आते थे और चले जाते थे। खैर, दानादान फोटो लोग खींच रहे हैं। खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। मतलब अपने आंखों से देखकर अपने मन के अंदर ये सब फोटो को सजा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। मैं अपने मन में ऐसे उसको समा रही थी, जब भी मन करे आंख बंद करके मैं उसे देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर, जो पूरा एकदम मनोहर जो दृश्य दिख रहा था, उस संपूर्णता के क्षण में ये हिम शिखर, पर्वत, पहाड़, बर्फ वाला मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। मतलब आत्मिक तौर पे हमें जोड़ रहा था। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, मतलब इन सारे पहाड़ों के बीच में रहकर हमारे ऋषि मुनियों ने वेद की रचना की होगी। मतलब ऐसे दिव्य जगहों पर रहकर ही ऋषि मुनियों ने हमारे वेद को रचा होगा, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वोच्च भवन्तु सुखी ने का महामंत्र पाया होगा। सर्वोच्च भवन्तु सुखीने का मतलब होता है हर तरफ सुख ही सुख है, हर तरफ सुख ही सुख है। इस मंत्र का जाप यहीं पर पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह संदर्भ, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। एकदम ऐसा लगे ना कि आपके मन, आपके तन, ऐसा लगे कि आप आत्मा से परमात्मा को मिल रहे हैं। इस तरह मनोहर दृश्य होता है पहाड़ी इलाके में। देखो, पहाड़ी इलाके में जाना चाहिए, लेकिन कुछ ख्वाहिशें लेकर जानी चाहिए। फालतू में बकलोली के लिए नहीं जाना चाहिए, मजे के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। उस जिंदगी को जीने के लिए जाओ। और तभी दिमाग में कौंधा की मिल्टन ने यू की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा ठगा रह जाता था, और दूसरों का अमंगल करने की बजाय उसका उल्टा, दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, और उसके उल्टा वो लोगों का मंगल के लिए काम करना पड़ता था। मिल्टन एक डाकू दैत्य जैसा था, राक्षस था। वो भी शैतान, मतलब अच्छा काम करने लगा मिल्टन की कहानी सुनकर, पढ़कर। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, क्योंकि मिल्टन का कविता वो बहुत खास है। हमें मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पढ़े एक बार। और मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। मनी, उसकी 50 साल की दोस्त, कहीं दूसरे ही ख्यालों में ढुकी हुई थी, उसमें समाई हुई थी। वह एक एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, ये हिमशिखर मतलब पर्वत, ये एक
पानी का स्तंभ है, पिलर है। ठीक है, पूरे एशिया में यही एक हिमालय है जहां से पानी जाता है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जल को इकट्ठा कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ पिघल कर जलाधार बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, और यही बर्फ पिघलकर हमें पानी हमारे घरों में आता है कि हम उसे पीते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, और कितना अद्भुत ये व्यवस्था है प्रकृति का। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, मतलब माथा झुका, सिर झुकाकर, और जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, हम पे बहुत कर्ज है इन नदियों का, इन पर्वतों का, इन पेड़ों का, इन जानवरों का। कितना सुंदर है ये सब। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, एक तरह से मैं जिस तरह सपना से उठने के बाद सपना नहीं जो देखते हैं उसको सोचते हैं, वैसे ही सोचा। पर तभी उदासी की एक झिन्नी सी परत, तो एकदम हल्का सा परत मुझ पर छा गई। क्यों छा गई भैया? उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया जो पत्थर तोड़ रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ, मतलब आत्मा का जो अनंत परत है उसको छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा के तभी देखा इक्की दुक्की फौज की छावनी एक दो वो था उधर। ध्यान आया का बॉर्डर एरिया है, वो बॉर्डर था। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है, वहां से चीन चालू हो जाता है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री था। कितना था? तापमान -15 डिग्री था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी ना? तो वह जवाब हंस कर दिया, एक उदास हंसी, मतलब एक एकदम फीकी फीकी हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। फेरी भेटूला मतलब फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला करते हुए, ये वहां के भाषा में बोला जाता है, फेरी भेटूला ये नेपाल का भाषा है। हम फिर मिलेंगे कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी कि फौजी छावनियां जिस पर लिखा था वी गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो, आज अगर ध्यान दोगे तो कल तुम्हारा होगा, नहीं तो भैया राम राम सत्य हो जाएगा, यहीं पे पहाड़ों में घुस जाओगे अंदर। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख का महीना का मतलब क्या होता है? बैसाख मतलब मई। तो मई के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं। जब मैदानी इलाका में मई में भी ठंडा पड़ता है, कहाँ पे? मई में अगर बरसात आ जाए और हवा तेज चल जाए पुरवैया तो ठंडा लगने लगता है, वहां पर ठिठुरने लगते हैं। और तो यहाँ पर समझ लो कि क्या हालात होती होगी। और -15 डिग्री सेल्सियस में, जहां पर माइनस है, बहुत दिक्कत होते होंगे। हमारे यह जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाते हैं। पोष और माघ का मतलब क्या होता है? जनवरी और फरवरी में हम लोग की तरफ कितना ठंडा पड़ता है? यूपी, बिहार, दिल्ली में समझो कि वो -15 डिग्री, -45 डिग्री चला जाता होगा। ठीक है, तो वहां पर वो लोग रहते हैं, तैनात खड़े रहते हैं एकदम। सिवाय पेट्रोल के बाकी सब कुछ जम जाता है, लेकिन पेट्रोल को भी बार बार हिलाना पड़ता है कि वो भी नहीं जमे, नहीं तो वो भी जम जाएगा। तैनात रहते हैं, और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप जाते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपने मियाद, मतलब अपने परिवार के पूर्व ही खत्म हो चुका होगा, अपने मंजिल के पहले ही खत्म हो गया होगा। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोजी यात्रा थी। क्या थी? खोज यात्रा थी, खोजा यात्रा। पूरा सफर चेतना और आत्मा में हलचल मचने लगा।
अब देखो पूरा सफर के दिमाग और दिल दोनों हिल उठा था, कांप उठा था, इतना ज्यादा डरावना खाई था वो पूरा। बहरहाल अब हम लाउंग वापस लौटकर फिर यूथांग की ओर चलेंगे। किधर? माउंग से वापस आकर यूथांग की ओर। जिदेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था, ठीक है। यूथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। देरो देर प्रियुक्ता और रोडोडेंटो के फूल, वहां पर प्रियुक्ता और रोडोडेंटो के फूल थे। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिन में ही देखेंगे कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेल लगी हुई है यहाँ पे। मतलब जैसे बर्फ खत्म होगा तो पहाड़ों पे जो मिट्टी होता है ना, पहाड़, वहां से फूल खिलने लगता है। तो वहां से इतना अच्छा फूल, दो ही फूल होता था, प्रियुक्ता और रोडेंड्रो। तो ये फूल वहां पे इतना खिलेगा कि लगेगा कि हम अभी फूलों के बगीचा में आ गए हैं, फूल घर में, फूल भंडार में। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, थोड़ा सा रास्ता चौड़ा था, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ दिखे, लेकिन बंदर दिखे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली देखती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। अब देखो, घाटी पार करके, वादियां देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, बादलों को देखते हुए पार किया। उसके बाद से जब हमारी जीप युमथांग पहुंची तो थोड़ा निराश हो गए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा था। अब देखो, जिस तरह हम कटाव से बर्फ देख कर आए थे, तो फिर हम आकर युमथांग का जो पहाड़ दिख रहे थे तो थोड़ा फीका लगता था वो। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। मंजिल, तुम पहुंच जाओ, तुम अपने मंजिल पर पहुंच जाओ, तुम अपने सपनों के पास पहुंच जाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा बात लगेगा? जो उस मंजिल को पाने के लिए तुम सफर जो क्रॉस किए हो, पार करके गए हो, उस सफर तुम्हारे लिए एकदम रोमांचक होगा। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती, वहां पर एक चिप्स बेचने वाली सिक्किम की लड़की थी। मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो, मतलब क्या तुम सिक्किम के हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूं। क्या जवाब दिया? मैं इंडियन हूं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फल फूलता था वहां पे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था। हर सिक्किमी भारतीय हवा में, आबो हवा में, मतलब भारतीय समाज में, भारतीय कानून में इस तरह घुल मिल गया था कि मानो एक तरह से कभी अलग था ही नहीं। वैसा कभी सिक्किम भारत में नहीं था, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि भारत में कभी सिक्किम नहीं था, भारत सिक्किम अलग था। लेकिन बाद में सिक्किम आकर भारत से मिल गया और सारा बेवड़ा यहाँ पर इनका हो गया। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जीप में जैसे बैठने वाले थे तो एक पहाड़ी कुत्ता आया, रास्ता काट कर चला गया। मनी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। और पहाड़ी कुत्ते ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। तो देखो, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, तो उनको लोग बोलते हैं साला कुत्ता है, ये बहुत भौंक रहा है, ऐसा है ना। लेकिन कुछ लोग कम समय में बोलते हैं, मतलब वो लोग पहाड़ी कुत्ते हैं, मतलब वो बहुत ऊंचे किस्म के आदमी होते हैं। तो ऊंचे किस्म का आदमी बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है एक किसी खास मौके पर ही बोलता है। जैसे ये पहाड़ी कुत्ते भौंक रहे हैं, ये आप कभी दिल पर मत लेना, हम आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, ना ही जो वीडियो देख रहे हैं हम उनको भी नहीं बोल रहे हैं। हमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही, किसको? मनी को, ठीक है। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कमनाओं का जवार भाटा आता है? मतलब जिस तरह समुद्र चांदनी रात में थोड़ा ज्यादा उछलता है, तो क्या
कुत्तों पर भी इसका असर पड़ता है। लौटते यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां, मतलब जगह जगह की जानकारियां देता है। मैडम, यह एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, मतलब उस पर उनके पैरों का निशान है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह पर चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, उसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, मतलब सवाल पूछा गया। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, नहीं, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम गंदा नहीं करते हैं। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तो उसने बोला, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंतोक इसका नाम है। इसका असली नाम गंतोक है। तो गंतोक का मतलब होता है पहाड़। ये पहाड़ है गंतोक। तो नेपाली भाषा में पहाड़ को गंतोक बोलते हैं। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, मतलब टूरिस्ट प्लेस नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिलाया गया उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्त के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखें, अभी भी रास्ते बन रहे हैं और रास्ते हमेशा चौड़ा होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य के इसी असमाप्त खोज का नाम संदर्भ है। मतलब मनुष्य का यही जो खोज है जो कभी समाप्त होता ही नहीं है, उसी को संदर्भ बोलते हैं, सुंदरता। मन ही मन में कहती हूँ, मतलब मन ही मन में वो कहती है कि जीप आगे बढ़ने लगती है। मन ही मन वो कहती है, सोचती है और जीप आगे बढ़ने लगती है। यहाँ से ये कहानी खत्म हो जाती है। अगले भाग में पढ़ेंगे हम, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। ये गीत है एक तरह से। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, कहाँ गई लू। तो चलिए मैं प्रश्न बता देता हूं आपको। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। 2 नंबर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। 3 नंबर, कभी श्वेत तो कभी रंगहीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। कभी श्वेत तो कभी बिना श्वेत, कभी रंग वाला तो कभी बिना रंग वाला। 4 नंबर, जितेन नार्गे ने लिखा कि सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। और मैं ये अंतिम बताता हूं, ठीक है, कि पूरा बता देता हूं। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को, कहां पे, स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत में आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। मैंने ये बताया ना, सेकंड वीडियो में मिलेगा आपको, सेकंड पार्ट में। जितेन नरगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका की इस कुशल गाइड में क्या गुण होता है, इसको बताना है। 7 नंबर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति के उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। 9 नंबर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में, जो ये एकदम परमात्मिक आनंद मिल रहा है, डूबी लेखिका को कौन कौन से सदृश्य झकझोर किए। सैलानियों को प्रकृति की सैलानी छटा का अनुभव कराने के किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं,
इस कथन से आधार पर स्पष्ट करें और आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है ये बताना है। कम लेकर ज्यादा देना। तो कोई भी कर्मचारी है वो पैसा कम लेता है लेकिन काम ज्यादा करवाया जाता है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से प्रदूषण समान आए हैं लिखिए। 4 नंबर, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके बारे में लिखिए। 16 नंबर, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों में झूलते हैं, उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए, इसके बारे में आप लिखिए। और ये सब लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं हमारे मेल पे indrajitstudypoint@gmail.com। क्या है? indrajitstudypoint@gmail.com। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। ठीक है, तब तक आपको जो भी कमेंट करना है, सलाह देना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, आप जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।